हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको क्लास 9th की अपनी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पर जाने से पहले मैं कुछ और संख्याओं के बारे में बात करता हूं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में आपको संख्याओं के बारे में समझाया था, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। इनके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो अभी संख्याओं के इसी क्रम में हमने अपनी अगली संख्या जिसको नाम दिया अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो याद करिए परिमेय संख्या क्या बताई थी। ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, साथ ही P और Q पूर्णांक संख्याएं हों और Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। तो ऐसी स्थिति में उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते थे। तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, यानी जिसे P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक थी और Q नॉट इज इक्वल टू 0 थी। तो क्या डेफिनेशन मिली? ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिन्हें ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। यानी क्या समझ में आई? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लें जो अंडरवुड के अंदर हैं, √2, √3, √5, साथ ही पाई, इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अभी संख्याओं की अपनी अगली कड़ी में हमारा अगला नंबर आता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो क्या होती है वास्तविक संख्याएं? अगर हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर लें, संग्रहित कर लें, तो जो नई संख्याओं का हमें सेट मिलेगा, समुच्चय मिलेगा, उस समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। यानी क्या प्राप्त हुआ हमें? परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, संग्रह माने इकट्ठा करने, संग्रह से प्राप्त समुच्चय वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट कहलाता है। यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है?
ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें परमेय संख्याएं भी हों और अपरमेय संख्याएं भी हों, ऐसी स्थिति में उस समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते थे। जैसे एग्जाम्पल लें तो 2, √2, 3, पाई, 1/2, √5, इस तरह की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करती हैं। तो अभी अपरमेय संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, मैंने उसकी बात करी। अब मैं आपको अपनी जो एक्सरसाइज है, अपनी जो बुक है NCERT, उसकी दूसरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.2 की बात करता हूं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला है, उसने हमें कुछ कथन दिए हैं और उन कथनों को बताना है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हैं और फॉल्स हैं। साथ ही हमें अगर ट्रू है तो रीजन बताना है, यानी उसका कारण बताना है कि क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, हमें यह बताना है। तो अपना पहला क्वेश्चन और उसका पहला जो कथन उसने दिया है वो दिया है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी पहला कथन क्या है, हमें यह बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके आंसर की बात करें तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी वास्तविक संख्या अगर कोई है तो या तो वो परमेय होगी या अपरमेय होगी। तो इट मींस प्रत्येक अपरमेय संख्या को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब आपका दिया कथन सत्य है। इसी बात को लिखते हैं, दिया कथन सत्य है। दिया कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त होती है। यानी क्या लिखा मैंने कि हमें दिया कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह से प्राप्त होती है। यानी परमेय संख्याओं को और अपरमेय संख्याओं को हम एकत्रित कर लें तो एकत्रित करने के बाद आपको वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसलिए दिया कथन सत्य है। अब हम बात करते हैं अपने कथन नंबर 2 की। कथन 2 में बोला है, वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप है। √m का रूप है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। अगर मैं इस उत्तर की बात करूं तो दिया कथन असत्य है। आप लिख सकते हैं, दिया कथन असत्य है, क्योंकि आपसे बोला है वास्तविक संख्या रेखा पर। तो जब वास्तविक संख्या रेखा की बात करें
तो उस पर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो फिर आगे बोला प्रत्येक बिंदु √m का रूप है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, यही हो गया इसका मतलब। √m का मतलब प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल। तो इसका मतलब है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल क्या है, वास्तविक संख्या रेखा पर है। तो जबकि जो ऋणात्मक बिंदु होता है, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। इसी बात को हम लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है, वर्गमूल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि उसने बोला था प्रत्येक बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु का मतलब ऋणात्मक बिंदु भी हो गया। तो ऋणात्मक बिंदु किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होगा, जबकि इसका मतलब यह हुआ कि ऋण वाली संख्याएं छूट जाएंगी, और उसने बोला वास्तविक संख्या रहेगा प्रत्येक बिंदु, तो ऋण वाली जब छूट जाएंगी तो प्रत्येक बिंदु नहीं शामिल होगा, इसलिए हमारा कथन असत्य है। अब हम बात करते हैं अपने कथन नंबर 3 की। कथन नंबर 3 बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है? तो हम जानते हैं अपना यह कथन असत्य है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो वहां लिखा था प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं के मिलाने से बनती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्रत्येक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो संख्याएं हैं वो परमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो दिया कथन असत्य है, दिया कथन क्या है, असत्य है। क्यों है असत्य? वही जो अपने पहले का उत्तर था, क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जब उसमें परमेय भी होंगी अपरमेय भी होंगी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हर वास्तविक संख्या अपरमेय ही होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। तो इसका मतलब दिया कथन आपका असत्य है। अभी मैंने आपके प्रश्न नंबर 1 की बात करी, अब मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 2 की। तो अपना प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय है? हमें यह बताना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय है? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण तो जो एक परमेय संख्या है, जो कि एक कैसी संख्या है,
परमेय संख्या है। तो अपना प्रश्न नंबर 2 फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहता है? आपसे कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय है, और यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो कि एक परमेय संख्या है। तो पहली बात, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय है? नहीं। तो हम यही बात पहले लिखते हैं, फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हम लिखते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखा? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं उदाहरण की। किसकी बात करते हैं? उदाहरण की। माना कोई संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 4 है। हमने कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी ले ली? 4। और अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें, 4 का क्या निकालें? 4 का वर्गमूल। तो जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे यानी √4 करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P का मतलब 2, Q का मतलब 1, जो कि पूर्णांक संख्याएं हैं, और साथ ही Q यानी 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी यह 4 का वर्गमूल जब निकाला तो 2 प्राप्त हुआ, और जो 2 है एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो आपको क्या प्रूफ करना था? क्या दिखाना था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय है? तो यह अपना उदाहरण हो गया कि जब धन पूर्णांक संख्या ली 4, इसका जब वर्गमूल निकाला तो एक परमेय संख्या मिलती है। तो इसका मतलब हमारा जो कथन था वो असत्य था, यानी नहीं। तो हमने लिखा है सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं है। यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो। तो एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण लिया जो कि एक परमेय संख्या है, तो हमने दिखा दिया कि कैसी संख्या आती है? परमेय आती है। तो इस तरह से अपना उत्तर आ जाता है। तो यह था अपना प्रश्न नंबर 2। अब मैं बात करता हूं अपने प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में बोला है कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सकता है? तो √5 को हम संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा में यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3 अप टू डैश कहां तक? अनंत तक। और अगर हम इधर चलते हैं तो माइनस अनंत तक, इधर -1, -2, -3, इस तरह से हमने संख्या रेखा को बना दिया। अब हम बात करते हैं कि √5 को इस संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं √5, आप सोचिए √5 किन दो संख्याओं को वर्ग करने पर, अगर मैं अंडर को हटा दूं अभी, तो किन दो संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर 5 आएगा। तो रफली अगर मैं बात करूं तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग
प्लस 2 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, यानी आपको 5 प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा अनुसार ये जो 0 है, जहां 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां मैंने उसको O माना। क्या माना? O माना। और उससे 2 इकाई दूरी पर या 1 इकाई दूरी पर मैंने एक रेखाखंड खींचा और नाम दिया OA। लिखते हैं, माना शून्य पर कोई बिंदु O है, तब O से 2 इकाई दूरी पर धन दिशा में, 2 इकाई दूरी पर धन दिशा में एक बिंदु A लिया। क्या लिया? A लिया। अर्थात OA बराबर 2 खींचा। OA बराबर क्या खींचा? 2 इकाई खींचा। तो O ये रहा, 2 इकाई यहां आए और इससे इसको हमने मिला दिया, और 2 इकाई पर जो बिंदु लिया उसको मैंने नाम दिया A। क्या नाम दिया? OA बराबर 2 इकाई खींच दिया हमने। ठीक है, ये आपका OA हो गया। अगला काम, बिंदु A से लंबवत, बिंदु A से 1 के लंबवत 1 इकाई का रेखाखंड AB खींचा। क्या किया हमने? A के लंबवत कितनी इकाई का? 1 इकाई का क्या खींचा? एक रेखाखंड खींचा और उसको नाम दिया क्या? AB। क्या नाम दिया? AB। बिंदु O से बिंदु B को मिलाने पर, बिंदु O से बिंदु B को मिलाने पर हमें रेखाखंड OB प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? OB प्राप्त होता है। अगर मैं अलग से चित्र बनाऊं तो ये OA बना दिया 2 इकाई का, उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर एक रेखाखंड AB बना दिया, और O से मैं जब B को मिलाता हूं तो आपको एक ट्रायंगल प्राप्त होता है, OB प्राप्त होता है। तब हमें एक समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय याद करिए क्या कहती थी? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या होगा? OB। तो OB का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी OA का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग। OA का मान रखें, OA का मान हमने 2 माना था तो 2 का वर्ग, AB का मान हमने कितना माना था? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यानी हमारे पास 5 आ जाता है, यानी OB का
वर्ग। और जब हम OB की बात करें तो हम अंडर रूट लेंगे तो आपको OB बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, OB बराबर अंडर रूट 5। तो OB, ये जो OB आपको रेखा दिखाई दे रही है, रेखाखंड दिखाई दे रहा है, यही OB किसको प्रदर्शित करता है, अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए रेखाखंड OB अंडर रूट 5 को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शाया है। इसी तरह से हम अपनी और भी अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जैसे अपनी अंडर रूट 2 को दिखाना हो तो आप एक इकाई यहां लीजिए, एक इकाई यहां लीजिए और फिर हम उसको अंडर रूट 2 के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपनी इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के अपने सभी सवालों के बारे में चर्चा करी है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।